सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 5 देख रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सबसे पहले भारत, क्योंकि हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में बात करेंगे वो हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले ये समझिए कि भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जहां पर जैव विविधता है उन 12 देशों में हम एक हैं। लगभग 47,000 अलग अलग जातियों के पौधे हमारे यहां मिलते हैं। इससे देश विश्व में 10वें स्थान पर है, और अगर एशिया की बात करें विश्व में 10वें स्थान पर है और हम एशिया में 4थे स्थान पर है, 4th प्लेस भी है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो अपने आप उगती है। वनस्पति का मतलब हो गया है, वन से आया है, वन का शब्द होता है जंगल, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। वनस्पति का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर पेड़ पौधे जंगलात लताएं, ये सारी चीजों को मिला के हम वनस्पति बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेशन। जहां पर भी वेजिटेशन हो रहा है, प्राकृतिक वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है कि आप अपने घर के पीछे अगर कुछ लगाते हैं अपने मकसद के लिए, तो वो प्राकृतिक नहीं है, वो आप खुद लगा रहे हैं। जो प्राकृतिक होता है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप लगते हैं और अपने आप बढ़ते हैं और अपने आप इनका अंत होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पतियां होती हैं, वो वनस्पति जो अपने आप उगती है। इसमें ह्यूमन मतलब इंसानी कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम जो अलग अलग जैव विविधता वाले देश हैं उसमें 12 में हम आते हैं। 47,000 अलग अलग जातियां हैं जो पौधे, क्योंकि वनस्पति की बात हो रही है तो वहां पौधे जरूर होंगे। और इसके अलावा अगर हम यहाँ इन दोनों को ले ले तो 10वें स्थान पे हम विश्व में आते हैं, 4थे स्थान पे हम एशिया में आते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो अगर इनको मैं प्रतिशत में निकालूं विश्व के प्रतिशत के हिसाब से तो यह करीबन 6% है। 6%, 15,000 फूल जो हमारे पास है। भारत में जो जानवर है, एनिमल्स, वो करीबन 89,000, अगर आप कहें कि इसको 90,000 अमूमन माने तो 90,000 जातियां किसकी है? जानवरों की है। और इसके अलावा मछलियां, ताजे पानी की मछलियां हो चाहे आपके समुद्र की मछलियां हो, ये मछलियां अलग अलग तरीके की हमारे पास पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का फिर से आपको अर्थ बताता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये होता है वनस्पति का वो भाग जहां पर पेड़ पौधे पादप उग रहे हैं, जहां पर मनुष्य की सहायता नहीं होती है, मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप सेल्फ ये पैदा होते हैं। लेकिन जहां पर, जिस जगह पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं अक्षत वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जहां पर बहुत लंबे समय तक हमारा, लोगों का, इंसानों का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम कहते हैं अक्षत वनस्पति। फिर से समझिएगा कि जहां पर ऐसी वनस्पति जहां पर मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदावार हो रही हो, लंबे समय तक मनुष्य प्रभाव नहीं होता, उसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं, अक्षत। इसके बाद वनस्पति जगत का क्या मतलब है? वनस्पति जगत यानी वेजिटेशन वर्ल्ड, इसका शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र है, किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, या मतलब किसी क्षेत्र में, एक रीजन में ले लिया, कितने पौधे यहां पैदा हो रहे हैं। और प्राणी जगत क्या हुआ? वनस्पति जगत मतलब इस एरिया में कितने पौधे पेड़ उग रहे हैं।
और प्राणी जगत का मतलब होता है कि इस जगह में कितने प्राणी हैं, कितने जानवर हैं। हम भी एक प्राणी है, लेकिन हम उसको जानवरों में हम नहीं शुमार होते, इसलिए जानवर का विषय अलग है। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, कोई भी एक क्षेत्र ले लें, वनस्पतियां और वन्य प्राणी आपको अलग अलग दिखाई देंगी, विविधता पाई जाती है, अलग अलग दिखते हैं। कहने का मतलब अगर आप इस इलाके में चले गए यहां पर, तो यहां पर जो जानवर मिलेंगे, यहां जो वनस्पति मिलेगी, वो आपको यहां नहीं मिलेगी। केरला में और लेह में अलग अलग वनस्पतियां मिलेंगी। जैव विविधता क्यों होती है? जैव यानी कि जीवन जिनके पास होता है, पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, इनकी विविधता क्यों है? इनमें अलग अलग चेंज क्यों होता है? जैसे मैंने 2 जगह के बारे में बताया। तो इसका अंतर इसलिए आता है कि धरातल, जमीन कैसी है, जलवायु कैसी है, और वहां का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है। यानी कि आप देखें, वहां का मौसम, वहां की जमीन, वहां के पेड़ पौधे, ये सब डिसाइड करते हैं कि वहां पर जैव विविधता किस तरीके से होगी। इसीलिए जैव विविधता होती है। धरातल की बात मैंने अभी की, तो जरा ये जो 2 शब्द मैंने लिए, धरातल और जलवायु, इनको जानना जरा जरूरी है। एक और चीज बताता चलूं कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, इंडिजिनस, जो हमारे देश में उगती है, बाहर नहीं पाई जाती, उन्हें हम देशज कहते हैं। लेकिन जो बाहर से हमारे देश में आई हुई है, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। देशज और विदेशज का अंतर यही है। तो अलग अलग जो जीव विविधता है, कहीं आपको अलग तरीके के जानवर मिल रहे हैं, आप देखिए शेर कहीं मिल रहे हैं, कहीं पे आपको भालू मिल रहे हैं, कहीं आपको रेनडियर्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको कुछ और मिल रहा है। तो ये अलग अलग क्यों है? इसका जो मेन की है वो है धरातल और जलवायु। तो धरातल से हम क्या तात्पर्य ले रहे हैं? व्हाट इज धरातल? धरातल से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर? तो इससे हमारा ये मतलब है कि भूभाग और मृदा, भूभाग यानी जमीन, मृदा मतलब मिट्टी, तो दोनों ही एक बात है, लेकिन भूभाग मतलब एक जमीन का एक भाग। धरातल का जो स्वभाव है, यानी जमीन या उस एरिया का जो प्रभाव है, वो वनस्पति पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे एग्जांपल लो, अगर आप किसी एरिया को देखें जहां पर उपजाऊ जमीन है, जहां पर पैदावार हो सकती है, जहां पर कृषि हो सकती है, तो उस उपजाऊ जमीन पे क्या किया जाएगा? कृषि की जाएगी। लेकिन अगर कहीं कंकड़ पत्थर है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, जमीन असमतल है, अंड्यूलेटेड है, जंगल, घास के मैदान, वहां पर क्या होगा? वहां पर खेती तो नहीं करेंगे। वहां पर आप देखेंगे वन्य प्राणी मिलेंगे, वन्य प्राणियों का आश्रय भी उनको वहां मिलता है। मृदा के बारे में बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है, और ये भी बहुत बड़ा आधार है क्यों विविधता है, क्यों जैव विविधता है, क्योंकि ये वनस्पति के आधार पर डिपेंड करती है, क्योंकि हर मिट्टी में अलग अलग तरीके की चीजें पैदा होती। जरा मरुस्थल पे आ जाए, इन इलाके पे आ जाए, ये मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं, तो मरुस्थल पे अगर आप आ जाए तो अलग अलग स्थानों में, जैसे मैंने कहा, अलग अलग मृदा पाई जाती है। तो मरुस्थल में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर बलुई मृदा होती है। बलुई मतलब होता है बालू, बालू मतलब होता है रेत, रेत मतलब होता है सैंड, एक ही चीज है। बलुई मृदा, सैंड, रेत। यहाँ पर कौन सी झाड़ियां उगेंगी? कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां क्यों उगती हैं? क्योंकि यहाँ पर है मरुस्थल, यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण जो पत्ते होते हैं, अगर कहीं पानी ज्यादा है तो पत्ते आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन जहां पर आपकी बलुई मृदा है वहां पर कांटे दिखाई देंगे। तो कांटे भी एक प्रकार के पत्ते हो गए, समझ लीजिएगा। तो जो कटीली झाड़ियां हैं जहां पर कांटे होते हैं, जिससे कारण पानी जो है बहुत कम, या कहें कि जो मॉइस्चर है बहुत कम रिलीज करे पौधा, इसीलिए कांटेदार पौधा हो जाता है वो। तो कटीली झाड़ियां, और अगर नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पहुंच जाए, ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाए, इन डेल्टा क्षेत्रों में, यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, जहां जहां डेल्टा क्षेत्र बन रहे हैं, वहां अगर पहुंच जाए तो आपको कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। पर्णपाती वन, पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ते, पाती मतलब उनको गिराना, पर्णपाती वन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर अगर हम पर्वतों की ढलान पे जाएं, जहां पर जमीन गहरी है, अगर आप इस तरीके से एक ढलान पे जाएं, तो यहां तो जमीन मतलब मिट्टी काफी गहरी है, यहां इतनी हाइट हो गई, इतनी हाइट हो गई, तो यहां पर आपको शंकुधारी वन कहते हैं। शंकुधारी वन मतलब इसके पौधे कुछ, मतलब पेड़ कुछ इस तरीके से होते हैं, शंकु, नुकीले, एक तरीके से ट्राइंगुलर कह लीजिए आप, शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
तो ये धरातल का बड़ा असर पड़ता है कि कहां पर कौन सी वनस्पति है और कहां पर कौन से जानवर है। दूसरी मैंने जो बात बताई जैव विविधता का जो दूसरा कारण है वो है जलवायु। जलवायु में बहुत सारी चीज आती है। तापमान है, सूरज का प्रकाश कितना है, वर्षा कितनी हो रही है। तो तापमान के बारे में बात करता हूं। तापमान मतलब टेम्परेचर। तो जहां पर अगर आप लेह में चले जाएं या कश्मीर में चले जाएं तो आप जो कुत्ते देखेंगे उनके बाल आपको बड़े दिखाई देंगे। वहीं पर अगर आप आ जाइए कानपुर में तो आपको कुत्ते दिखाई देंगे जिनके बाल छोटे हैं। बाल बड़े क्यों हैं? आप हाइट पे जब चले जा रहे हैं या फिर आप ठंडे इलाके में चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है तापमान के हिसाब से। तो जानवरों को छोड़ के अगर वनस्पति की बात करें तो ये टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है। कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कटीली झाड़ियां मिलती हैं। कटीली झाड़ियां क्यों मिल रही है? इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। अगर बड़े बड़े पत्ते होंगे तो वहां से उन पत्तों से मॉइस्चर या कहे नमी, आर्द्रता, ये तो धूप ले जाएगी, गर्मी ले जाएगी। तो उनको बनाना पड़ता है कांटे। ये जो पेड़ है इनको कांटे रखने पड़ते हैं अपने पास। कांटों से पानी बहुत कम निकलता है, मतलब बहुत उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, उसका नुकीलापन ऐसा हो जाता है कि जो ऊष्मा है वो आर्द्रता नहीं निकाल पाती, उतनी ज्यादा निकालती तो थोड़ी बहुत होगी। तो तापमान के हिसाब से वनस्पति आपको अलग अलग मिलेगी। इसी तरीके से वायु की नमी, अगर कहीं नमी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो वहां पर अलग तरीके के पौधे होंगे। जहां कम है वहां अलग तरीके से पौधे होंगे। ढीला क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर आपको पर्णपाती वन मिलेगी। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमको अलग अलग अक्षांश में अलग अलग तरीके से मिलता है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है और ऋतु क्या चल रही है। ऋतु मतलब जहां पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे लेह में तो यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर ये पहाड़ों के बीच में एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी ठंडा रेगिस्तान है। वहां आप क्या सोचते हैं सूर्य का प्रकाश कितना मिलता होगा, वर्षण कितनी मिलती होगी? वर्षा भी नहीं है, तापमान बहुत ज्यादा है। वहां पर पौधों को उगने की चांस ही नहीं मिल रहा है। तो आपको दूर दूर तक आपको केवल रेतीली जमीन मिलेगी, जैसे कि आपको मरुस्थल में मिलती है। जहां पर आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, यानी कि जहां पर आपको सूर्य की ऊष्मा मिलेगी, वहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। फोटोसिंथेसिस का एक बहुत बड़ी जो कारक है वो है सूर्य का प्रकाश। वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे पौधे मिलेंगे, क्योंकि पौधे बढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश से, फोटोसिंथेसिस वहां होती है। यहाँ अक्षांश देखिए, यहाँ पर हम 8 डिग्री पे हैं, यहाँ 37 डिग्री पे है। तो हमारा क्या है कि अलग अलग अक्षांश में, तो अलग अलग अक्षांश के हिसाब से अलग अलग आपको वनस्पतियां मिलेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल पे देखिएगा कि यहीं पर एक इलाका अगर यहाँ पर हाइट पे है, इस जगह पे मतलब बहुत हाइट पे है, और एक इलाका यहाँ पर है इस जगह पे, यहाँ वनस्पति अलग है, यहाँ वनस्पति अलग है। तो हाइट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी। वर्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षण आपको जरूर समझना होगा, क्योंकि पानी जितना गिरता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है और जहां कम वर्षा हो रही है, तो अधिक वर्षा जहां हो रही है वहां पर तो बाहर ही बाहर है। वहां पर आपको वन मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, सघन, मतलब एक के एक बाद आपको पौधे मिलते, पेड़ मिलते चले जाएंगे, पौधे मिलते चले जाएंगे। तो भारत में जो सारी वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून, जो यहाँ से दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है अरब के साइड से इधर से, और ये इधर से अरब आपके बंगाल की खाड़ी के यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जून से सितंबर, 1 जून से शुरू होता है, मिड सितंबर तक ये पीछे हटता है, रहता है और उसके बाद पीछे हटता है। तो सारी वर्षा यहाँ होती। तो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर आपको बड़े सघन वन मिलेंगे। सघन का मतलब होता है कि इस तरीके से एक पौधा आया है तो अगला यहाँ पर होगा। लेकिन अगर मैं किसी और इलाके की बात करूं, जैसे आम के पेड़ कैसे लगते हैं, एक आम का पेड़ यहाँ होगा तो एक आम का पेड़ यहाँ होगा, इतनी दूरी पे होगा, काफी दूर, मतलब यहाँ एकदम आपको जगह ही नहीं मिलेगी, मतलब सूरज की ऊष्मा भी नहीं पहुंच पाती है। अगर सघन वन के बारे में बात करें तो सूरज की ऊष्मा भी नहीं पहुंच पाती। तो इसको हम लेंगे अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।